तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि इस नए साल में आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। और इन्हीं कामनाओं के साथ आज भी कार्यक्रम में लेकर के आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ग्लैडियोलस की खड़ी फसल में जरूरी प्रबंधनों पर सफल किसान का अनुभव। जाड़े में मौन बक्सों का उचित देखरेख और प्रबंधन कार्य। मुर्गियों की अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए किस प्रकार से करें उचित आहार प्रबंधन। फूलों में ग्लैडियोलस की मांग अधिक होने के कारण इनके फूल अधिक मूल्य पर बिकते हैं। अतः जो भी किसान इसकी खेती कर रहे हैं वो आकर्षक फूलों के उत्पादन के लिए फसल में जरूरी प्रबंधनों को सही समय पर करें। इसीलिए चलिए आपको मिलवाते हैं नया गांव नैनीताल के एक सफल किसान बलवीर कंबोज से, जो कि कई वर्षों से ग्लैडियोलस की खेती करके लाखों की आय ले रहे हैं। तो वो सफल किसान है और फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों को आखिर अपनाते कैसे हैं, चलिए जानते हैं उन्हीं से। किसान भाइयों, आज मैं आपको ग्लैडुलाई की पुष्प उत्पादन की खेती के बारे में, जो कि ओपन फील्ड में होती है, इसके बारे में कुछ सुझाव दूंगा। अभी जो हम लोगों ने ग्लैडुलाई लगाया हुआ है अक्टूबर नवंबर में, वो उगकर ज़मीन से बाहर आ गया है। अभी सिंचाई प्रबंधन उसका करना है। करीब 15-15 दिन के अंतराल पे आपको लाइन में पानी देना है, पर सिंचाई इस हिसाब से करें कि सिंचाई का पानी गूल के मेड़ के ऊपर ना चढ़े, नहीं तो उससे फंगस आ जाती है और बीज गलने लगता है, पौधा ख़राब होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें समय समय पर ये देखते रहना चाहिए कि उसमें निराई गुड़ाई होती रहे, जिससे कि खरपतवार आदि मुख्य फसल को नुकसान ना पहुँचाए। और जब हम लोग निराई गुड़ाई करते हैं, इसमें मिट्टी चढ़ाते हैं, तो NPK 40 किलो प्रति एकड़ और 10 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको हम लोग मिट्टी चढ़ाते समय मुख्य फसल को देते हैं, जिससे कि अपना पौधे को NPK आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो सके तथा हमारी फसल जो है वो अच्छी गुणवत्ता वाली प्राप्त हो सके। इसके अलावा कुछ पत्तियों पे भी उसके बाद सुबह दाग आने लगते हैं फफूंदी के कारण। इसके लिए M45 और बेवेस्टिन का स्प्रे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से सप्ताह में एक बार करते रहना चाहिए। इसी समय कुछ पुष्प जब निकलना शुरू होने वाली होती है स्टिक, तो कुछ सूंडी का प्रकोप भी आता है। इसके लिए लेनेट है या एवांट है, इसका स्प्रे हम लोगों को करते रहना चाहिए, ताकि कोई कीट हमारे पुष्प की जो स्टिक है और कलियां हैं उसको नुकसान ना पहुंचाए। जो हमारा एक्जोटिक वैरायटी हैं, जैसे अमेरिकन वैरायटीज़ हैं या डच वैरायटीज़ हैं, जिनको हम मल्टीग्लेड कहते हैं, उसमें करीब 65 से 70 दिन बाद फूल आना शुरू हो जाता है। इसके लिए मुख्य शाखा पर यदि नीचे के 2 या 3 पुष्पों में पुष्प का रंग दिखाई पड़ने लगे, तो हमको
इसकी कटाई शुरू कर देनी चाहिए तथा मुख्य पौधे पे कम से कम 2 या 4 जोड़ी पत्तियां हमको छोड़ देनी है कटाई के वक्त। ये बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो पत्तियां नीचे जो बीज है जिसको हम बल्ब बोलते हैं ग्लैडोलाई का, उसके लिए वो भोजन बनाए तथा अगले वर्ष के लिए हमें अच्छा बीज प्राप्त हो सके। कटाई के समय मुख्य रूप से यही है कि आपको ज़्यादा खिलने का इंतज़ार नहीं करना है। काटते समय जैसे ही आपको रंग दिखाई दे पुष्प का, आपको कटाई ओस हटने के बाद दोपहर के समय कर लेनी चाहिए। ओस के समय कटाई करने पर अगर हम बाज़ार में इस उत्पाद को भेजते हैं तो इससे गलन आ जाता है तथा हमें उत्पाद का अच्छा रेट नहीं मिल पाता। अतः कटाई के समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब दोपहर को धूप खिली हो उसी टाइम पे ग्लैडोलाई की कटाई करें, और कटाई करने के बाद इसको ग्रेडिंग करनी पड़ती है। छोटे स्टिक जो पुष्प हैं वो एक तरफ रंग के हिसाब से और साइज के हिसाब से, और बड़े पुष्प और स्टिक अलग करते जाते हैं, और 2 दर्जन या 20 का एक बंडल बना के हम लोग उसको अखबार में लपेट के और बाज़ार में भेजते हैं ताकि पुष्प जो है सुरक्षित वहाँ पे पहुँच सके। इन बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमें उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। जाड़े में मौन बक्सों का उचित देखरेख और प्रबंधन कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई कृषि सह व्यवसाय के रूप में मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपना रहे हैं और इससे लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ठंड के मौसम में मधुमक्खियों की देखरेख और प्रबंधन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की वैज्ञानिका डॉक्टर स्वाति सिंह से। इसके लिए हमें प्रबंधन के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले मधुमक्खियों के लिए बक्से हमें ऐसे स्थान पर रखने चाहिए जहां पर फूलों की उपलब्धता हो, जैसे सरसों के खेत हो या फिर ऐसा जंगल हो, साल, सागौन, इस टाइप के वृक्ष हो जहां पर लगातार उन्हें फूल मिलता रहे। बहता हुआ साफ जल होना चाहिए जहां पर मधुमक्खियों को आसानी से जल पीने के लिए मिलता रहे। काई लगा या गड्ढे में इकट्ठा जल नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, अधिक ठंड के कारण हमारी मधुमक्खियां मरने लगती हैं, जिस कारण से हमारे मधुमक्खी पालक भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए ठंड से मधुमक्खियों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाना है, आइए जानते हैं। बोरे यथावत लगे हुए होने चाहिए। अगर बोरे हमारे नहीं लगे होंगे तो ऊपर टीन की चादर होती है और शीत ऋतु में मौसम का जो मिजाज है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और मौसम हमारे यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम नीचे पहुंच जाता है। उस स्थिति में बोरे जो होते हैं वो ऊपर टीन लगी होने के कारण जब धूप पड़ती है तो बोरे ऊष्मा को अवशोषित करके गर्मी का एहसास कराते हैं। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बक्से जो उनका मुख्य द्वार है उसका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, जिससे वो उसे धूप का एहसास होता रहे और मधुमक्खियां धूप निकलते ही अपने काम पर निकलें। कोहरे में बक्सों को कभी नहीं खोलना चाहिए। जब कोहरा या धुंध हो या हल्की बारिश जैसा मौसम हो उस समय बक्सों को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। उस समय पर मधुमक्खियां विचलित होकर के काट भी सकती हैं। मधु निष्कासन करते समय भी हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस समय कोहरा ना हो। इस समय मधुबाक्सों के आसपास बहुत सारे खरपतवार तथा छोटी झाड़ियां उग जाती हैं, जिनके सहारे चींटी, चींटा, दीमक, छिपकली आदि मधुबाक्सों पर चढ़कर मधुमक्खियों को खाती रहती हैं और हमारे मधुबाक्सों में मधुमक्खियों की कमी होने के कारण शहद उत्पादन में भी कमी आ जाती है। जमीन में इस समय घास फूस भी अधिक होती है, आसपास पेड़ भी अधिक होते हैं, तो उसको हमें काटते छांटते रहना चाहिए और मिट्टी हमेशा समतल होनी चाहिए। इसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मधुमक्खी की जहां हमने पेटियां लगाई हुई हैं वहां पर जमीन साफ होनी चाहिए। मधुमक्खियों को कई प्रकार के कीट व रोग भी
अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं, जिस कारण से मधुमक्खियां सही मात्रा में शहद एकत्रित नहीं कर पाती। इसलिए किसान भाइयों, अपनी मधुमक्खियों को बचाने के लिए कुछ प्रबंधन कार्यों पर ध्यान देना होगा। अगर आसपास दीमक का प्रकोप है तो उस समय पे हमें थोड़ी दूरी पर क्लोरोपाइरीफॉस डस्ट का प्रयोग कर देना चाहिए, लेकिन वो बक्से से दूरी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ पर एक बीमारी आती है, बरुआ जैकोब्सोनाई। बरुआ जैकोब्सोनाई शीतकाल में आने वाली समस्या है। यह लगभग अक्टूबर-नवंबर से प्रारंभ होकर के पूरे शीतकाल तक रहती है। अंडे की स्टेज होती है, उस समय पर यह छत्ते में प्रवेश कर जाती है और जब एडल्ट बाहर नहीं निकल पाता, वयस्क नहीं हो पाता और छत्ते को निकाल करके देखा जाता है तो उसमें हम देखते हैं तो एक जूनुमा बरुआ जैकोब्सोनाई उसमें चिपका हुआ रहता है, जो उसके सारे हीमोलिम्फ को चूस करके नष्ट कर देता है, जिससे हमारी श्रमिक मक्खियां नहीं बन पाती हैं और धीरे धीरे पॉपुलेशन मधुमक्खियों की कम होती चली जाती है। तो इस बीमारी के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जिन जिन छत्तों में, जिन जिन फ्रेम्स में यह बीमारी आ गई है, उन्हें काट करके जमीन में गाड़ करके नष्ट कर दें। तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना है, या तो हमें बेंजोइक एसिड एक जेल आता है या सैलिसिलिक एसिड की हम स्ट्रिप भी यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर हम सल्फर का फ्यूमिगेशन भी बॉक्सेस में कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन के बाद हम बक्सों की सफाई का नियमित ध्यान रखें, बक्सों को हम यथावत साफ करते रहें। यही समय मधु निष्कासन के लिए अति उत्तम होता है। किसान भाइयों, इस समय मधुमक्खियां अधिक मात्रा में शहद बनाती हैं, इसलिए आप मुंह पर मुंह रक्षक जाली एवं हाथों में दस्ताने पहनकर शहद से भरे हुए फ्रेम्स को सावधानी पूर्वक निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर नेट लगाकर शहद के फ्रेमों में से मशीन द्वारा शहद को निकालें तथा उस शहद को टीन या प्लास्टिक के डब्बों में भरकर रखें। अगर बीमारी होगी तो शहद भी हमारा खराब हो जाएगा और शहद भी खराब होगा तो उनमें भी इन्फेस्टेशन हो जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर मधुमक्खी पालक को लाभ पाना है तो हमारे मधुमक्खी के बक्से उचित हों और बीमारियों से ग्रसित ना हो। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुर्गियों की अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए किस प्रकार से करें उचित आहार प्रबंधन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसानों ने मांस और अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन व्यवसाय कर रखा है, उन्हें इस व्यवसाय से अधिक लाभ के लिए यह जरूरी है कि वो इन मुर्गियों को संतुलित आहार खिलाएं। तो मुर्गियों के लिए किस तरह से करें आहार प्रबंधन, आइए जानते हैं राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया वल्लभ नगर के एक वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार से। मुर्गों और मुर्गियों में जो मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं और जो अंडे उत्पादन के लिए पाले जाते हैं, उसमें कुछ आहार संबंधी जानकारी लेंगे। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मांस उत्पादन के लिए जो पाले जाते हैं, जिन्हें की सामान्यतः हम ब्रॉयलर कहते हैं, उसमें आहार की बात करें तो जो शुरुआत में जो इनका फीड होता है ब्रॉयलर स्टार्टर, उसके अंदर प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 22 से 24% होता है और एनर्जी की मात्रा 2900 किलो कैलोरी होती है। जबकि ये होता है 0 से 4 हफ्ता तक, और 4 सप्ताह के बाद में ब्रॉयलर फिनिशर राशन यूज किया जाता है, जिसके की अंदर प्रोटीन की मात्रा 20 से 22% और ऊर्जा की मात्रा 3000 किलो कैलोरी होती है। शुरुआत में प्रोटीन मात्रा इसलिए ज़्यादा दी जाती है क्योंकि इस टाइम में मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके जो आहार में है प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है और बाद के अंदर ऊर्जा की रिक्वायरमेंट आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए उस टाइम में एनर्जी की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है। जैसे कि चूज़ों में ब्रॉयलर चूज़ा और लेयर चूज़ा में केवल आहार में जो प्रोटीन की परसेंटेज है उसका अंतर होता है और एनर्जी का अंतर होता है। चिक स्टेज है उसके अंदर अपन 2650 ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ग्रोवर स्टेज में
2550 की और लेयर स्टेज में 2750 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन परसेंटेज वैसे ही चिक स्टेज में इसमें 18%, ग्रोवर स्टेज में 19% और लेयर परसेंट में 20% प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पर जब मुर्गियों में अंडों का उत्पादन शुरू हो जाता है तब उसको कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उसको बाहर से हम मार्बल चिप्स ग्रिट उसके आहार में मिलाते हैं, जो कि 5 से 8% तक मिलाया जाता है। और अगर किसान जो आहार है इनका अगर अपने फार्म पे बनाता है तो सामान्यतः 55% तक इसमें हम मक्का यूज़ करते हैं। उसके ऊपर डी-ऑयल्ड राइस ब्रान, फिश मिल और प्रोटीन सोर्स के लिए जीएनसी, ग्राउंडनट केक, मस्टर्ड केक, सोया केक ये यूज़ किए जाते हैं। कुछ जगह जहां अवेलेबिलिटी हो वहां फिश मिल भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। और मिनरल के लिए मिनरल मिक्सचर और सॉल्ट यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, फिर लेयर है तो लेयर में हम एक और भी ऐड कर देंगे मार्बल चिप्स, जो कि 5 से 8% तक इनको खिलाया जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है अमतोली जिला नैनीताल के शिवानंद लाल ने। आपने ब्रोकली की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम आपको ब्रोकली के बारे में बताएंगे। ब्रोकली गोभी वर्गीय फसलों में सबसे पौष्टिक सब्जी है। यह फूल गोभी से मिलती जुलती है तथा इसे सर्दी के मौसम में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। ब्रोकली में खाने वाला भाग इसका शीर्ष होता है, जो हरा बैंगनी तथा सफेद रंग का बिना खिली पुष्प कलियों का गुच्छा होता है। ब्रोकली को सलाद, सूप, सूखी सब्जी, रायता, पकोड़ा, पराठा बनाकर तथा चिकन के साथ भी खाया जाता है। जहां तक इसके उपयोग की बात है, यह एंटी कैंसरस है। मधुमेह तथा हृदय रोग के मरीजों के लिए बहुत लाभप्रद है। इसमें प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए तथा विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किसान भाइयों, ये जो फसल आप देख रहे हैं, इसकी नर्सरी हमने 15 अक्टूबर के करीब बोई थी और 15 नवंबर में इसकी रोपाई कर दी गई थी। इसका डिस्टेंस जो है 45 बाई 45 सेंटीमीटर रखा गया है। करीब करीब 20-25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करते हैं और इसके करीब जो है 20-25 दिन बाद जो है दूसरी निराई गुड़ाई कर देते हैं। इतनी निराई खुरपी से निराई गुड़ाई की जाती है, जिससे कि इसकी जो है घास खत्म हो जाए और साथ में जो है इसमें जो है पोलराइजेशन हो जाए, इसकी जो है मतलब पोलापन मिट्टी में आ जाए। इसमें मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाइयों, इसको लगाते हुए हमने जो है 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टर गोबर की खाद, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आधी मात्रा, 80 किलो फास्फोरस तथा 60 किलो पोटास जो है प्रति हेक्टर बुवाई के समय डाला था। अब जो है इसमें तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से पानी लगाने के बाद इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा डाल दी जाएगी। सिंचाई 2-3 आवश्यकता अनुसार 2-3 सिंचाई की जाती है इसकी। पहली सिंचाई जो है रोपाई के एकदम बाद, दूसरी सिंचाई करीब 20-25 दिन के करीब जो है, और तीसरी सिंचाई भी जो है आपका 45 से 50 दिन के आसपास जो है तीसरी सिंचाई की जाती है। इसमें अच्छा फूल तैयार करने के लिए 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से जो है बोरोन का छिड़काव किया जाता है जब फूल बनना शुरू हो जाए। किसान भाइयों, जब इसकी फ्लावरिंग की अवस्था होती है तो उस टाइम कीड़ों की समस्या आती है, गिनार वगैरह की समस्या आती है, जो फूल को खराब कर देती है। इसके नियंत्रण के लिए आप नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इससे खास तौर से खत्म हो जाती है। ये करीब जो है हमारी फसल, जब इसके फूल करीब करीब जो है 8 से 10 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, डायमीटर के हो जाते हैं, करीब करीब 500 ग्राम तक इसका वजन हो जाए तो इसकी फसल काटने के लिए तैयार हो जाती है। इसका मार्केट जो है बड़े शहरों में, 5 स्टार होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, पर्यटन स्थलों में बहुत होता है, मांग बहुत रहती है इसकी।
इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उससे पूछा है रुनकता आगरा के महेश गुर्जर ने। आपने सूखे चारे को यूरिया से उपचारित करने की तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो मैं यहाँ जानवरों में सूखे चारे की उपयोगिता और उसके रख रखाव पे चर्चा करने आया हूँ। तो जब किसान भाई लोग खेत से सूखे चारे की कटाई कर लेते हैं तो उसका रख रखाव कैसे करें उसके बारे में आपको मैं बताने। तो सूखा चारा हम लोग एक तो कटाई करके कुट्टी मशीन आती है, जो कटर मशीन रहता है, उससे कुट्टी बना के हम लोग, आप लोग जो भूसा हम लोग जानवरों में भूसा बना के रख लिए कुट्टी बना के, तो वो जानवरों में खिलाने के लिए हो गया। उससे कुट्टी इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें जानवरों की पाचन क्षमता बढ़ती है, पाचन क्षमता जो होती है वो जानवरों में बढ़ जाती है, इसलिए वो कुट्टी के रूप में हम लोग सूखे चारे को खिलाते हैं। फिर हुआ कि ये तो सिंपल प्रोसेस है कि हाँ जानवरों में सूखा चारा जो है हम लोग खिलाए कुट्टी बना के। अब है कि सूखा चारा जानवरों में और कैसे बढ़ाएं, मतलब उसकी उपयोगिता कैसे बढ़ाएं। तो सूखा चारा जानवरों में उपयोगिता बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं, दो तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, मतलब एक अल्कली, दूसरा यूरिया। अल्कली ट्रीटमेंट और यूरिया ट्रीटमेंट। तो अल्कली ट्रीटमेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जिसको हम 100 केजी सूखा चारा में 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 100 केजी है तो 4 केजी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 60 लीटर वाटर में घोल के अच्छी तरह से और उसको स्प्रिंकल कर देते हैं सूखे चारे पे। इससे क्या होता है कि ये सूखा चारा फिर कटाई करके जो खिलाते हैं तो जानवरों में इसकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है और इसके प्रोटीन परसेंटेज भी बढ़ जाता है। ऐसे जनरली व्हीट स्ट्रा, जिसको हम बोलते हैं गेहूं का भूसा, धान का भूसा, इसमें प्रोटीन परसेंटेज बहुत ही कम होता है। और इस प्रोटीन परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम लोग NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट करते हैं। इससे प्लेटेबिलिटी, एक इंग्लिश में टर्म है प्लेटेबिलिटी, मतलब कि स्वाद आना, जानवर इसको जल्दी खाएगा और इसकी प्रोटीन परसेंटेज, क्योंकि प्रोटीन अगर जानवरों में हम देंगे तो इसकी दूध की क्षमता बढ़ेगी। तो इसलिए इसको पहला ट्रीटमेंट हम लोग NaOH ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है यूरिया ट्रीटमेंट। यूरिया ट्रीटमेंट सेम उसी तरह से जैसे NaOH ट्रीटमेंट करते हैं उस तरह से यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं। यूरिया ट्रीटमेंट में है क्या कि 100 केजी सूखा चारा लिए, उसको हम एक पॉलीथीन पर बिछा लिए, उसके बाद 60 केजी वाटर लिए और 4 केजी यूरिया लिए। मतलब 100 केजी के लिए हम 4%, मतलब 100 केजी का 4% 4 केजी होगा। तो 4 केजी यूरिया को घोल बनाकर और उसका छिड़काव करेंगे और उसको फिर पैक करके रख देंगे। तो 4-5 हफ्तों के बाद, ये यूरिया ट्रीटमेंट के बाद, इसकी गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम लोग यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं और जानवरों के पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं और प्रोटीन कंजम्पशन कराते हैं। आमतौर पर 3 हफ्ते या गर्मियों में 10 दिन तक ढेरी को बंद रखें, ताकि उसके भीतर उत्पन्न अमोनिया गैस घटिया चारे को पौष्टिक रूप में परिवर्तित कर सके। इसके बाद ढेरी खोलकर आवश्यकता अनुसार चारा निकाल लें और फिर ढेरी को बंद कर दें। यूरिया उपचार से ढेरी के अंदर अमोनिया गैस पैदा होती है, जो धीरे धीरे रेशों में प्रवेश करती है तथा पाचक तत्वों को लिग्निन मुक्त कर देती है। इस प्रकार से चारे की पौष्टिकता बढ़ जाती है। कुछ अमोनिया रेशे के साथ चिपकी रहने के कारण पशुओं के लिए अधिक लाभप्रद होती है। इस विधि में अमोनीकृत होने के फलस्वरूप भूसा पुआल का रंग भूरा या गहरा भूरा हो जाता है, परंतु इससे उनके गुणवत्ता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। उपचारित चारे को खिलाने से 2 से 3 घंटे पहले हवा में फैला देना चाहिए, ताकि उससे अवांछनीय अमोनिया गैस उड़ जाए तथा पशु उपचारित चारे को अधिक रुचि पूर्वक खाए। आमतौर पर यह पाया गया है कि पशु प्रारंभ में 1 सप्ताह तक रुचि पूर्वक नहीं खाते हैं, परंतु उसके बाद पशु उपचारित पुआल अथवा भूसे को खूब चाव से खाते हैं। उपचारित चारा किसी भी स्तनधारी पशु को जिसकी उम्र 6 माह से ऊपर हो, सिर्फ उपचारित चारा अथवा उसके साथ दाना वगैरह या हरा चारा मिलाकर खिलाया जा सकता है।
यूरिया से उपचारित भूसा, पुआल आदि चारों को आमतौर पर प्रचलित विधियों में से किसी भी विधि के अनुसार खिला सकते हैं। साथ ही साथ पशुओं को खनिज एवं विटामिन की आवश्यकता पूर्ति के लिए 30 से 40 ग्राम खनिज मिश्रण और कम से कम 1-2 किलोग्राम हरा चारा खिलावें। सावधानियां। उपचार हेतु स्वच्छ पानी का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार उतने ही पुआल का उपचारण करें जो 4 से 6 सप्ताह के लिए आवश्यक है। गेहूं के भूसे का उपचारण एक बार में 4 से 6 माह तक के लिए किया जा सकता है। यूरिया को पानी में भली भांति घोलें तथा यूरिया एवं पानी की मात्रा सही हो। यूरिया का घोल पशुओं की पहुंच से बाहर रखें, क्योंकि इस घोल के व्यवहार से पशु विष ग्रसित हो सकते हैं, मृत्यु का भी शिकार हो सकता है। यूरिया का घोल चारे के ऊपर समान रूप से छिड़कना चाहिए तथा ढेर बनाते समय चारे की हर तह को पैरों से अच्छी तरह दबाना आवश्यक है। ढेरी का आकार गुंबदनुमा होना चाहिए। ढेरी को पॉलीथीन चादर अथवा खाद की बोरियों से या सूखे चारे से अच्छी तरह ढकना चाहिए ताकि उपचारण से अधिक लाभ हो सके। यूरिया उपचारण के इस विधि को पशुपालक आसानी से अपना सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम क्षेत्रफल में कसूरी मेथी की खेती से अधिक आय ले रहे सफल किसान का अनुभव। वन बक्सों के विभाजन में रखी जाने वाली सावधानियां और इसके लाभ। किसान भाइयों, अन्नदाता की पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।